हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं प्यारे बच्चों? एक बार आप लोग बता दीजिए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट। और इसका ये क्या है, पार्ट 2 है। तो ये अगर आप करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यारे बच्चों इसके बाद आएगा। तो इसके लिए उससे पहले हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरा 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। और ओवरऑल बात करें चैप्टर का, तो ये चैप्टर 7 है। ठीक है। 7 का नाम क्या है? चैप्टर पी ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कर रखा है। और अगर आप पार्ट 1 नहीं किए हैं तो आप लोग प्यारे बच्चे इसको कर लीजिए। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आस्क बोर्ड यूट्यूब पे सर्च कीजिए और प्यारे बच्चों वीडियो वाला सेक्शन में आइए, तो जस्ट इस वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा पार्ट 1 इसका पी ब्लॉक का एलिमेंट का, या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप लोग पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर किए हैं, स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके देख लीजिए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लियर मतलब आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके क्या कीजिए, ऑल पे। और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद से व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इस ग्रुप में ज्वाइन होने से आपके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो भी पीडीएफ नोट्स हम फ्री में डालते हैं वेबसाइट पे, कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको नहीं आता है देने, कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, सारी चीज़ें, सारी जानकारियां हम आपको देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, तो प्यारे बच्चों फटाफट से ले लीजिए 499 वाला कोर्स, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और साथ में गेस्ट प्रश्न भी मिलेगा। तो फटाफट से ये ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ले लीजिए। लेने के लिए नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 6299248935। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए एक बार यस बोलिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। और शुरुआत में प्यारे बच्चों कुछ बात करेंगे कि हमने पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें से प्यारे बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो आपको पता है कि 13 से लेके, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन क्या है, पी ब्लॉक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है। ये जितने भी ये प्यारे बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है। जिसमें से प्यारे बच्चों ये जो वर्ग 13 है और 14 है, इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको 11th में पढ़ा था। ठीक है। और 12th में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों 15 से पढ़ना है, जो कि प्यारे बच्चों जो नाइट्रोजन फैमिली है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे एसबी, एंटीमनी, सारी चीजें आती है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है किसको हमने कर रखा है, और पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ओवरऑल प्यारे बच्चों क्या बात आता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंतिम कक्षा में क्या हो प्यारे बच्चों, NH2 हो, और प्यारे बच्चों NP जो हो, NP का जो कक्षा हो उसमें 1 से लेके 6 तक प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम आपको बता दें ब्रोन का प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे हम ब्रोन का निकाल रहे हैं, बी का, ब्रोन का कितना होता है, 5 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 हो जाएगा, और क्या होगा, 2s2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2p1, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे S2 और NP1 आया गया। 2s यहाँ पे देखिए, आपको याद रखना है कि NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NP 1 से लेके 6 तक आएगा। फिर से समझिए, कहीं आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे 13 को निकालेंगे, तो 13 का यहाँ पे मान लीजिए कि वर्ग 13 का जो ब्रोन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। जब इसका हम निकालेंगे तो 1s2 आएगा और 2s2 आएगा, और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2p1 आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 2 4 1 5 निकल गया। तो इसमें क्या हो रहा है, NH2 आ रहा है और प्यारे बच्चों NP1 आ रहा है। ठीक है। जो कि परमाणु यहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2 होता है, और प्यारे बच्चों क्या होता है, NP 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है,
यहाँ पे NH2 और NP1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग एल्युमिनियम का निकालिएगा ना, एल्युमिनियम का होता है 13। जैसे हम यहाँ पे एक और निकाल के देख लेते हैं, इस जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वर्ग 13 है ना, इसका कोई भी निकालिएगा तो अंतिम कक्षा में क्या आएगा, NH2 आएगा और प्यारे बच्चों NP1 ही आएगा इसमें। जैसे हम एल्युमिनियम का निकाल लेते हैं, इसका है 13, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1H2, 2H2, क्या हो जाएगा 2P6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3H2, होगा ना प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3H2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले गिनते चलिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 4 अच्छो 10 10 2 यहाँ पे हो जाएगा 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 3H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3P1 हो जाएगा। यानी इसमें भी क्या आ रहा है यहाँ पे याद रखिए, अब 13 हो जाएगा, गिन के देख लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 13। यानी इसके भी अंतिम कक्षा में क्या आ रहा है NH2 आ रहा है और NP1 आ रहा है। यानी जितना का भी निकालिएगा, गैलियम का भी, इंडियम का भी, जितना का भी निकालिएगा उसके अंतिम कक्षा में क्या आएगा NH2 और NP1 आएगा। वैसे ही प्यारे बच्चों कार्बन का निकालिएगा तो इसमें क्या आता है, कार्बन यानी यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसके अंतिम में क्या आएगा, इसके अंतिम में आता है NH2 और क्या हो जाएगा NP2 आएगा। इसके हर ये जो आवर्त है ना, इसके हर जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतिम कक्षा में क्या आएगा NH2 आएगा और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा NP2 आएगा। जैसे कार्बन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1H2 और यहाँ पे देख लीजिए 2H2 और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2P यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 1H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि 2H2 और 2P2, यानी इसके अंतिम कक्षा में क्या आया NH2 आया और NP2 आया। वैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग सिलिकॉन का होता है 14, निकाल के देखिएगा तो उसके भी अंतिम कक्षा में क्या आएगा NH2 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा NP2 ही आएगा। वैसे ही निकालेगा नाइट्रोजन फैमिली, जैसे प्यारे बच्चों वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है, नाइट्रोजन का होता है 7। अब जब आप नाइट्रोजन का निकालिएगा, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का होता है 7 प्यारे बच्चों, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 1H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा और 2P यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 1 से लेके 6 तक जिसमें परमाणु होंगे, इसमें क्या होंगे आखिरी में NH2 होगा, NP1 होगा, इसमें क्या होगा NH2 होगा, NP2 होगा, इनमें इसमें क्या होगा NH2 होगा और NP3 होगा। जैसे इसका निकाले तो क्या हो गया NH2 NP3। तो यहाँ पे जितने भी आएंगे ना, इन सब को फास्फोरक हो गया, आर्सेनिक होगा, यहाँ पे एंटीमनी हो गया, बिसिम्थ हो गया, ये जितने भी आएंगे ना सारे के अंतिम कक्षा में क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि NH2 होगा, NP3 होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ना है, यहाँ पे वर्ग 16 को पढ़ना है, ऑक्सीजन को और प्यारे बच्चों सल्फर को, यहाँ आप देखिए सेलेनियम को, टेल्यूरियम को, प्यारे बच्चों पोलेनियम को, इसको हमको पढ़ना है आज, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्ग 16 को। जैसे वर्ग 16 में अब क्या आएगा, वर्ग 16 का जो जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ये जो वर्ग 16 है, वर्ग 16 में क्या है ऑक्सीजन है, इसको मिटा देते हैं। वर्ग 16 में क्या है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। जब इसका हम निकालेंगे ना तो इसके अंतिम कक्षा में क्या आएगा NH2 तो आएगा लेकिन NP4 आएगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1H2, इसका हो जाएगा 2H2 और 2P यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। तब ना होगा 2 2 4 4 4 8। तो यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गया, यानी आवर्त 16 के जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंतिम कक्षा में क्या आएगा, तो अंतिम कक्षा में क्या आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा सभी बच्चे को NH2 तो आएगा लेकिन क्या आएगा NP4 आएगा लास्ट में। हर जितना भी इसमें परमाणु है ना, जितने भी है इसमें सबका, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, चाहे प्यारे बच्चों टेल्यूरियम हो, प्यारे बच्चों चाहे वो पोलेनियम हो, सबका एक साथ ही आएगा, एक ही साथ आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ट्रिक भी होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ये सारे के सारे ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों ट्रिक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट तो हमने पढ़ रखा है, ये आपके थोड़े से जानकारी के लिए हम बता दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमको पढ़ना है वो सब कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे अभी वर्ग 15 में ही हम लोग को फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फास्फोरस क्या होता है, श्वेत फास्फोरस क्या होगा, लाल फास्फोरस क्या होता है। लाल फास्फोरस आप लोग देखे होंगे माचिस की तिल्ली, माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है, ये प्यारे बच्चों ये सब क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग क्या कि फास्फोरस, ठीक है। अभी उसमें का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों फास्फोरस। चलिए क्या करना है, अभी फास्फोरस के बारे में पढ़ना है हम लोग को, क्या फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। चलिए फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, इसको थोड़ा सा मिटा दें। चलिए हम लोग को क्या करना है बाबू, फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फास्फोरस क्या होता है, वर्ग 15 में नाइट्रोजन के नीचे वाला तत्व तो फास्फोरस है, यानी
वर्ग 15 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, फास्फोरस ही आता है। यानी वर्ग 15 में नाइट्रोजन के नीचे वाला तत्व तो फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 15 होता है। और 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और क्या हो जाएगा 3p3 ही होगा, क्योंकि वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सब में क्या होता है, चाहे प्यारे बच्चों वो क्या हो आपका नाइट्रोजन हो, चाहे प्यारे बच्चों आपका क्या हो फास्फोरस हो, जितने भी चीज होते हैं, चाहे एंटीमनी हो, चाहे प्यारे बच्चों कुछ भी हो, आपके जितने भी आते हैं उनके अंतिम कक्षा में क्या आता है, NH2 आता है और प्यारे बच्चों NP इसमें 3 आता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए, तो यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार 30 यहाँ पे 97 होता है। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही है, आप निकाल सकते हैं खूब बढ़िया से। इसमें यहाँ आप देखिए अंतिम पी कक्ष में प्रवेश करता है। अंतिम पी कक्ष में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है पी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर पी में प्रवेश किया तो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि फास्फोरस की क्रियाशीलता काफी अधिक होती है। नाइट्रोजन की अपेक्षा जो फास्फोरस होता है ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, काफी क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फास्फोरस के बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा कि इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। परमाणु भरमार भाग यहाँ पे परमाणु भरमार कितना होता है, 30.97 होता है, ऐसे समथिंग कुछ होता है, आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 15। अब जब ये 15 होता है किसका, फास्फोरस का, तो आप प्यारे बच्चों इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2p6 कितना हो गया, 2 2 4 2 10, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, और 3p यहाँ पे याद रखिएगा 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। देखिए, तो ये जो हमारा निकला प्यारे बच्चों, इसके अंतिम में क्या आया, NH2 और NP3 और NP3 आया। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आया। यानी इसका आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग फास्फोरस के बारे में जान गए, काफ़ी है। चलिए अगला देख लीजिए कि फास्फोरस के आरूप, यानी कहने का मतलब फास्फोरस के कितने रूप होते हैं। तो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है श्वेत फास्फोरस, दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है क्या, लाल फास्फोरस। ठीक है, और तीसरा होता है काला फास्फोरस। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप इतना क्लियर रखिएगा कि फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है श्वेत फास्फोरस, जिसको द्रव्य में रखा जाता है। दूसरा होता है लाल फास्फोरस, जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं प्यारे बच्चों, तो माचिस की तिल्ली बनाने में करते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इसकी बात किया जाए श्वेत फास्फोरस का, तो हम लोग बम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके कि सफेद फास्फोरस क्या है। तो यह अल्प पारदर्शी मोम की तरह एक मुलायम ठोस होता है। सबसे पहले कि ये एक अल्प पारदर्शी क्या होता है, मतलब हल्का फुल्का दिखने वाला आर पार प्रकार का एक मुलायम मोमबत्ती की तरह ये ठोस होता है। ठीक है, याद रखना है क्या होता है, ये ठोस होता है। यह जल में अविलय, परंतु कार्बन यहाँ पर देखिए डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो श्वेत फास्फोरस है वो जल में विलय है, तो आप क्या बोलेंगे कि श्वेत फास्फोरस जल में विलय नहीं है। क्या बोलेंगे कि जो श्वेत फास्फोरस है वो जल में विलय नहीं है, जबकि ये किस में विलय होता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, उसी में वो घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय होता है। कौन, तो श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब देखिए अगला है कि ये अंधेरे में दीप्त होता है। क्या करता है, अंधेरे में हल्का फुल्का मतलब चमकता रहता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में हल्का फुल्का चमकता रहेगा। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्या होता है, अंधेरे में चमकता रहता है। सफेद फास्फोरस अक्रिय वायुमंडल में प्यारे बच्चों उबलते NaOH विलयन में विलीन होकर फास्फीन pH3 देता है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका मेन टॉपिक याद रखिएगा कि ये प्यारे बच्चों अल्प पारदर्शी मोम की तरह एक मुलायम ठोस होता है। एक मुलायम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ठोस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जल में अविलय है, यानी सफेद फास्फोरस जल में विलय नहीं होता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। जबकि ये किस में विलय होता है, तो कार्बन प्यारे बच्चों किस में, डाइसल्फाइड में ये विलय यानी घुलनशील होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इतना ध्यान में रखना है। ये अंधेरे में हल्का फुल्का चमकता है। कौन, सफेद फास्फोरस। इतना ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सफेद फास्फोरस का जो गुण है वो आपको याद रखना है कि सफेद फास्फोरस विषैला होता है। पहली बात कि जो सफेद फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, विषैला प्रजाति का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यह जल में क्या होता है, अविलय होता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुलनशील होता है। ये भी आपको याद रखना है। सफेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है ना, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है।
सफेद फास्फोरस जो होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, यह वायु में तेजी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये वायु में क्या होता है, फट से आग पकड़ लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, H4 और जब आग पकड़ेगा तो P4H10 वो देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जल में एकत्रित किया जा सकता है। किसको जल में एकत्रित किया जा सकता है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि किसे जल में एकत्रित किया जा सकता है तो व्हाइट फास्फोरस को जल में एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने पे ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा सफेद फास्फोरस आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह अंधेरे में क्या होता है, चमकता है, ये इसके गुण है। अगर आपसे पूछ देगा कि सफेद फास्फोरस के बारे में लिखे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं ये सब नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी आप लोग नोट कीजिए जितने भी सारे बच्चे हैं। चलिए अब देखिए कि लाल फास्फोरस की बात किया जाए। लाल फास्फोरस क्या होता है, लाल फास्फोरस की बात करें तो प्यारे बच्चों लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। यानी जो सफेद फास्फोरस होता है ना, हवा के संपर्क में आते ही उसमें आग पकड़ लेता है और P4H10 हमको प्राप्त कर देता है। ठीक है, और वो क्या होता है, अंधेरे में भी चमकता रहता है। ठीक है, ये सब तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, वो कि क्या होता है, जल में अविलय होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन है जो जल में अविलय है, तो सफेद फास्फोरस जल में अविलय होता है। ठीक है, जबकि कार्बन यहाँ पे किसमें विलय होता है, कार्बन यहाँ पे आपको याद रखना है किसमें विलय होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये विलय होता है। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए कि लाल फास्फोरस की बात करें तो लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है, यानी कम, उससे कम, बहुत कम क्रियाशील होता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस यहाँ पे आपको याद रखना है को, जब यहाँ पे याद रखिएगा कि अक्रिय वातावरण में 300 डिग्री सेल्सियस या यहाँ पे याद रखना है कि 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। अगर लाल फास्फोरस आपसे पूछा जाए कि कैसे प्राप्त होता है तो आपको लिखना है कि जब हम सफेद फास्फोरस को, क्या प्यारा बच्चों, सफेद फास्फोरस को हम यहाँ पे P दे देते हैं। ठीक है, सफेद फास्फोरस को कितना डिग्री पे गर्म किया जाता है प्यारे बच्चों, गर्म किया जाता है कितना, तो 573 केल्विन पे। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हमारा लाल फास्फोरस यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि उस समय हमको क्या होता है, लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त होता है, तो लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त होगा, तो सफेद फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में कितना, तो यहाँ पे याद रखने की 574 डिग्री, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस या 574 केल्विन पे उसको गर्म किया जाता है तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास प्राप्त होता है तो वो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिंपल सा एकदम बात है कि अगर आपसे पूछे कि लाल फास्फोरस के बारे में तो लाल फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस से अक्रिय होता है थोड़ा सा। और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्राप्त कैसे होता है, तो जब हम श्वेत फास्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस या 500 यहाँ पे 71 डिग्री या 73 डिग्री केल्विन पर प्यार बच्चों अक्रिय वातावरण में जब इसको गर्म करते हैं तो जो प्राप्त होता है हमको, वो क्या प्राप्त होता है, तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ आप देखिए लाल फास्फोरस के गुण, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस के गुण क्या है, तो लाल फास्फोरस के गुण क्या है कि यह लाल रंग का ठोस होता है। ठीक है, ये लाल रंग का ठोस होता है। ठीक है, यह सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या होता है, अविलय होता है। यानी कार्बन डाइसल्फाइड में हमारा श्वेत फास्फोरस तो क्या होता था, विलय रहता था, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस घुलनशील है, लेकिन प्यारे बच्चों जल में घुलनशील नहीं है श्वेत फास्फोरस। लेकिन लाल फास्फोरस की बात करें तो ना तो ये जल में घुलनशील है, ना तो ये प्यारे बच्चों किस में घुलनशील है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, ना तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है, ना ये जल में विलय है। कौन, तो लाल फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह अंधेरे में यहाँ देखिए चमक उत्पन्न नहीं करता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस अंधेरे में चमक उत्पन्न करता था, ये अंधेरे में चमक उत्पन्न नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लोहे जैसे यहाँ देखिए, मतलब एकदम अंधेरा चमक होता है, लोहे जैसा। लोहा चमकता थोड़ी है, लोहे की तरह एक प्रकार का होता है। ठीक है, अब चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, फटाफट से आप लोग नोट कीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ देखिए रेड फास्फोरस, जल्दी आप लोग नोट कीजिए।
चलिए अगला देख लीजिए, काला फास्फोरस की बात करें। हमने फास्फोरस 3 प्रकार का पढ़ा, सफेद फास्फोरस, अब लाल फास्फोरस, यहाँ पे अब प्यारे बच्चों क्या आप करना है, काला फास्फोरस। तो देखिए काला फास्फोरस हमको कैसे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि जब लाल फास्फोरस को, ठीक है, कितना 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है कि जब लाल फास्फोरस को, जब प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि लाल फास्फोरस को क्या किया जाता है, बंद नलिका में 803 केल्विन में गर्म किया जाता है, तो हमारा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यहाँ से आप लोग एक बात संपर्क किए होंगे, समझे होंगे कि हमको लाल फास्फोरस कब मिला, तो लाल फास्फोरस मिला जब हम सफ़ेद फास्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस या 571 डिग्री केल्विन में गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अक्रिय वातावरण में, तो हमको जो प्राप्त होता है वो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है, जो कि सफ़ेद फास्फोरस से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, उसमें चमक नहीं पाई जाती है। और आपने ये भी साथ में पढ़ा कि वो प्यारे बच्चों सब में, कार्बन डाइसल्फाइड में भी विलय है, अविलय है, और जल में भी अविलय है। ठीक है, हम लाल फास्फोरस की बात करें। अब लाल फास्फोरस से आपको अगर बताना हो कि काला फास्फोरस कैसे बनता है, तो जब लाल फास्फोरस को 800, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे केल्विन में 803 केल्विन में, 800 लगभग होता है, 803 केल्विन में जब इसको गर्म किया जाता है तो जो हमको प्राप्त होता है ना, जब हमको प्राप्त होता है वो हमारा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कि काली फास्फोरस को 2 रूप होती है, यानी काला फास्फोरस 2 रूप में प्राप्त होता है। पहला होता है अल्फा काला फास्फोरस, दूसरा होता है बीटा काला फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पहला हो गया अल्फा काला फास्फोरस, दूसरा जो प्राप्त होता है बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों की, यह जो होता है अधिक अस्थायी होता है, एवं यह क्या होता है, क्रियाशील बहुत एकदम कम होता है। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, अगर पूछ देगा कि फास्फोरस में सबसे कम क्रियाशील फास्फोरस कौन सा है, तो काला फास्फोरस। क्यों, क्योंकि श्वेत फास्फोरस को जब हम गर्म करते हैं 500 प्यारे बच्चों 71 यहाँ पे केल्विन में, कौन सा, अक्रिय वातावरण के साथ प्यारे बच्चों, तब हमको प्राप्त होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, जो कि होता है सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील। जब लाल फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 803 केल्विन में गर्म करते हैं यहाँ पे बंद नलिका में, ठीक है, तब हमको जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि तब हमको काला फास्फोरस प्राप्त होता है, जो लाल से भी क्या है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये 2 प्रकार से हमको प्राप्त होता है। पहला जो प्राप्त होता है काला फास्फोरस प्राप्त होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों यानी अल्फा काला फास्फोरस, और दूसरा बीटा काला फास्फोरस, ये प्राप्त होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, कितना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कि वर्ग 16 के तत्व, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों वर्ग 16 के तत्व। देखिए वर्ग 16 के तत्व अब स्टार्ट होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ग 16 के तत्व अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार आवर्त सारणी हम आपको दिखा दें कि वर्ग 16 के तत्व क्या होता है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। वर्ग 16 के तत्व हमको पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, यहाँ देखिए सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और प्यारे बच्चों क्या होता है, पोलेनियम होता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आवर्त 16 के तत्व होते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें प्यारे बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2 तो होगा, NP4 होता है, अंत में क्या होता है, NP4 होता है। इतना आपको क्लियर कर लेना है कि NH2 तो होगा, लेकिन ये NP4 इसमें अंत में होता है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब वर्ग 16 के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। वर्ग 16 के तत्व देखिए पढ़ते हैं, तो वर्ग 16 में क्या क्या है। ठीक है, कि वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है, जो ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रथम सदस्य होता है, याद रखिएगा वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों चूंकि वर्ग 16 का प्रथम सदस्य है ना, वर्ग 16 का प्रथम सदस्य क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस वर्ग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, तथा पोलेनियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2 होता है, और NP क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ग 15 में क्या था, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जब हम वर्ग 15 पढ़ रहे थे, तो वर्ग 15 में क्या था, वर्ग 15 में यहाँ पे NH2 तो था, NP प्यारे बच्चों क्या था प्यारे बच्चों, 3 था, हमने सब में 3 पढ़ा था। ठीक है, वर्ग 14 की बात करें, यहाँ पे वर्ग 14 की बात करें, तो वर्ग 14 में प्यारे बच्चों 11th में आप लोग पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा, NH2 अभी भी निकाले हैं, NP यहाँ पे क्या होता है, 2 ही होता है। वर्ग 13 की बात करें, तो 13 में क्या होता है, लास्ट में NH2 होता है, और NP क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 होता है। लेकिन हमको 16 पढ़ना है, तो 16 में क्या होगा, NH2 होगा, और NP प्यारे बच्चों 4 होगा। जैसे हम एक ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है
8। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, यहाँ पे NH2 और प्यारे बच्चों यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 हमको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 बनाइए इसको, 2 2 4 और 4 4 8, यानी इसके अंतिम में क्या आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है क्या आया, NH2 आया और NP क्या आया 4 आया। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये होता है वर्ग 16। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपसे बोल देगा कि वर्ग 16 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को निकालें। ठीक है, जैसे पहले आता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, उसके बाद से क्या आता है प्यारे बच्चों सल्फर, सल्फर का होता है 16, उसके बाद से क्या होता है सेलेनियम होता है, उसका 34 होता है, टेल्यूरियम होता है जिसका 52 होता है, और पोलेनियम होता है जिसका क्या होता है 84 होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम ऑक्सीजन का निकालते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला, ऑक्सीजन का हमने क्या निकाला, यहाँ पे 1s2 निकाला, 2s2 निकाला और 2p यहाँ पे 4 निकाला। ठीक है, ये हो गया। अगर सल्फर का है 16 तो क्या निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा। तो इसका भी हमने निकाल दिया। लेकिन सब में क्या आया प्यारे बच्चों 1s2 आया, लेकिन प्यारे बच्चों 2p क्या आया 4 आया, यानी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सेलेनियम का कितना होता है 34 होता है, तो 34 का चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, उसके बाद से 3s2 हो जाएगा, उसके बाद से 3p6 हो जाएगा, उसके बाद से 3d10 हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा 4s2 होगा, और 4p यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 होगा। तो ये जो निकलेगा ये हमारा सेलेनियम का निकलेगा। जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 को यहाँ पे 3d10 होता है, 18 को 10 को 28 को, 28 को 2 को प्यारे बच्चों कितना 30 को, 30 को 4 को 34 को। तो यानी जितना का भी निकालिएगा प्यारे बच्चों सबके अंत में क्या आएगा प्यारे बच्चों NH2 और NP4। तो आपके लिए एक HW है कि आप 52 का निकाल सकते हैं, आप लोग बता दीजिए। इसके बाद से क्या आ जाएगा 4p, यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद से 4f, यहाँ 4d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 5s, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा वैसे, है ना, यहाँ पे 5s से फिर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, देख लीजिए। ये आपको समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब हर में क्या आएगा NH2 आएगा, NP4 आएगा, NH2 आएगा, NP4, NH2 NP4, NH2 NP4, यानी सबके अंत में यही आने वाला है, यही होता है P ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं, पूरा निकाल के लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसमें भी क्या आ गया, यहाँ पे जब इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब इसको हम इसे भरेंगे तो याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों S में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने भर दिया। और P में प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो क्या होता है इसमें 4 होता है, तो पहला भर दिए 1 2 3, और प्यारे बच्चों फिर यहाँ पे क्या हो गया 4। सब में ऐसे ही भराएगा, इसमें सब में ऐसे ही भराते चला जाएगा। जबकि वर्ग 15 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था NH2 था प्यारे बच्चों, और NP क्या था 3 था। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे थे, यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना होता, देख लीजिए थोड़ा सा मिट जाता है, चलिए अगर इसको भरना होता तो हम लोग कैसे भरते, ये S ग्रुप है तो S ग्रुप का ये दोनों फुल रहता है, और P ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम ऐसे एक में 2 आंटते हैं। तो प्यारे बच्चों भरना रहता था तो ऐसे 1 2 3। लेकिन अब प्यारे बच्चों इसमें NP4 है, तो क्या होगा NP4 में प्यारे बच्चों इसमें का एक एक कोक्स भरता चला जाएगा। जैसे अगर आपको निकालना हो यहाँ पे टेल्यूरियम का, ठीक है, टेल्यूरियम का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा। देखिए टेल्यूरियम का 52 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4 तक हमने 34 निकाला था। अब आपको क्या करना है 4p6 कर देना है, उसके बाद से 4d10 करना है, 5s2 और 5p4 तक ये जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये निकल जाएगा 52 टेल्यूरियम का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोगों से एक HW हम दे रहे हैं, सभी बच्चे नोट कीजिए HW कि प्यारे बच्चों वर्ग 13 से लेके आप 16 तक सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमारे पास भेजिएगा। वर्ग 13 से लेके वर्ग 16 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, सभी बच्चे भेजेंगे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी उपलब्धता की बात करें कि वर्ग 16 की उपलब्धता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ग 16 के सभी तत्वों में से पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जितना भी तत्व है ना, यहाँ पे है ना प्यारे बच्चों, जितना भी तत्व है इसमें
जितना भी तत्व है वर्ग 16 में यहाँ पे, उसमें ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर इसमें से, ठीक है। यहाँ पे सल्फर संयुक्त अवस्था में विभिन्न खनिज के रूप में मिलता है, जो सल्फर इसमें पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद जो सल्फर है प्यारे बच्चों, जो सल्फर पाया जाता है इसमें आपको याद रखने की खनिज के रूप में मिलता है जिप्सम में, गैलेना में आदि में, यानी यहाँ पे जिप्सम में मिलता है और गैलेना में मिलता है। सेलेनियम तथा यहाँ देखिए टेलुरियम की बात करें तो सल्फाइड एस्को के साथ यहाँ पे देखिए धातु के यहाँ पे सेलेनाइडो तथा यहाँ देखिए यहाँ पे टेलुराइडो के रूप में ये क्या होता है, मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से प्राप्त होता है। एवं पोलेनियम प्रकृति में यहाँ देखिए थोरिनियम तथा यूरेनियम खनिजों में विघटन के रूप में ये क्या होता है, मिलता है। तो ये उसकी उपलब्धता है कि कौन कहाँ पे मिलता है। उपलब्धता का मतलब क्या हो गया कि वर्ग 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला वायुमंडल में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो लेकिन प्यारे बच्चों इस वर्ग 16 की बात हो रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सल्फर कहाँ मिलेगा, तो प्यारे बच्चों विभिन्न विभिन्न खनिजों में मिलता है, जैसे जिप्सम हो गया, लेड हो गया, इन सब में क्या मिल गया, हमारा सल्फर मिल गया, ठीक है। अब देखिए अगला है कि सेलेनियम की बात करें तथा टेलुरियम की बात करें तो सल्फाइड एस्को के धातु के जो सेलेनाइडो होता है या टेलुराइडो होता है उसमें मिलता है। सेलुराइडो और टेलुराइडो में प्यारे बच्चों क्या मिलता है, हमारा सेलेनियम टेल्यूरियम, ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। और बात करें पोलिनियम की तो पोलिनियम प्रकृति में थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों में विभिन्न घटकों में ये क्या होता है प्यारे बच्चों, प्राप्त होता है। तो ये आपको पता लग गया कि कौन कहाँ कैसे प्राप्त होता है। चलिए अगली बात करें यहाँ पे कि आयनन त्रिज्या क्या है इसकी। आयनन त्रिज्या क्या होती है, एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि आयनन त्रिज्या क्या होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आयन या त्रिज्या बढ़ती है, याद रखिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना तब आपका दिमाग खोलेगा, अभी नहीं खोलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब दिमाग खोलेगा। कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आयन या त्रिज्या क्या होती है, वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एवं वर्ग 15 की अपेक्षा वर्ग 16 के तत्वों में आयनन त्रिज्याएं अधिक होती हैं। वर्ग 15 में क्या होगा बाबू, एक बार हम पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि कम होगा, लेकिन वर्ग 16 में ज्यादा होगा, है ना। वर्ग 16 में कम होगा, फिर क्या होगा, वर्ग 17 में क्या होगा, आयनन त्रिज्या ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आयनन त्रिज्या की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है प्यारे बच्चों, परमाणु आयन या त्रिज्याएं बढ़ती हैं। एवं वर्ग 15 की अपेक्षा वर्ग 16 में क्या होगी, आयनिक त्रिज्या इसकी अधिक होगी। अब प्यारे बच्चों उसमें बात किया जाएगा वर्ग 17 में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ग 17 में क्या होगा, 16 की अपेक्षा 17 में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अपरूपता की बात करें प्यारे बच्चों की, अपरूपता क्या है, तो वर्ग 16 के सभी तत्व अपरूप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपको अगर पूछेगा कि कितने के तत्व अपरूप प्रदर्शित करते हैं, या पूछ देगा कि वर्ग 16 के तत्व क्या है, तो प्यारे बच्चों एक प्रकार के अपरूपता, यहाँ पे देखिए अपरूपता क्या होते हैं, दर्शाते हैं। ऑक्सीजन के 2 अपरूप है प्यारे बच्चों, सल्फर के भी अनेक अपरूप है। और प्यारे बच्चों जैसे यहाँ आप देखिए प्लास्टिक सल्फर, यहाँ आप देखिए मोनेलिक सल्फर आदि, यानी प्यारे बच्चों अपरूप इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 2 अपरूप इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपरूपता की बात करें तो वर्ग 16 के सभी तत्व यहाँ पे अपरूपता दर्शाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 रूप होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम लोग O2 भी लिखते हैं और यहाँ पे ठीक है डाई ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं, O2 भी लिखते हैं। दोनों को एक ही, यानी एक ही है लेकिन 2 रूप दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि विद्युत ऋणात्मकता। तो प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त माने आपको याद रखना है कि आवर्त 16 में या आवर्त 15 में, यानी पी ब्लॉक के जितने भी आवर्त है ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी सबसे ऊपर होगा जो उसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, लेकिन उससे अब आप नीचे आते जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो घटती चली जाएगी। यानी वर्ग 16 हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ग 16 में हम लोग ये लिखेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व में अगर ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे टॉप पे वही है। उसके बाद से सल्फर है, तो उसके नीचे आने में क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्ग 16 के तत्वों में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि वो टॉप पे रहेगा।
तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो जो टॉप पे रहता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, फिर उससे क्या होता है हल्का कम होते होते नीचे आता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। आयनन एंथैल्पी की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। इतना याद रखना है कि वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है, आयनन एंथैल्पी में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप तत्वों का आकार में क्या होता है प्यारे बच्चों, वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, जिससे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। सारी चीजें अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव होगा तो कुछ आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है इस ग्रुप में, है ना, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था होगा -2 होगा। ठीक है, जबकि वर्ग 16 के अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था देख लीजिए, एक का -2 होता है, एक का +2 होता है, और एक का +4 होता है, और एक का +6 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, सल्फर का क्या होता है प्यारे बच्चों, +2 होता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी सबका वहाँ पे दर्शाया गया है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो आपसे पूछेगा तो क्या, -2। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी कौन, तो ऑक्सीजन होगी। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों सल्फर, सल्फर का कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे याद रखना है कि +2 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अपने से बता सकते हैं। ठीक, ये नोट कीजिए। अगला जो आप जानते हैं कि सल्फर क्या है, तो सल्फर के बारे में चलिए हम जान लेते हैं कि सल्फर क्या होता है। तो सल्फर पीले रंग का एक भिंगुर क्रिस्टल होता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है, पीले रंग का एक भिंगुर क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सल्फर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, दवाइयों बनाने में इसका पुराने जमाने में प्रयोग होता था, कीटनाशक के रूप में सल्फर का हम लोग प्रयोग करते थे। और जो सल्फर होता है ना, अपरूपता को दर्शाता है, अनेक अपरूप को दर्शाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, और सल्फर की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सल्फर जो होगा ये जल में अविलय होगा। ठीक है, क्या होता है, जो सल्फर होता है ना जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये आपको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि सल्फर के बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सल्फर के बारे में कि सल्फर क्या होता है प्यारे बच्चों की, एक भिंगुर क्रिस्टल ये ठोस होता है। ये क्या होता है, एक ठोस होता है क्रिस्टल ये सल्फर। ठीक है, जिसका प्रयोग औषधि बनाने में या प्यारे बच्चों बात किया जाए कीटनाशक के रूप में पहले जमाने में किया जाता था। ठीक है, अभी भी कभी कभी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों अगर आपको बात करें कि घुलनशील की मात्रा में, तो ये जल में भी क्या है, अविलय है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है प्यारे बच्चों, पूरी तरह से विलय है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने श्वेत फास्फोरस पढ़ाया था आपको कि श्वेत फास्फोरस क्या होता है, श्वेत फास्फोरस भी हमारा होता है जो प्यारे बच्चों क्या होता है, जल में अविलय, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है ना। ये हमने आपको पढ़ाया था। और जब हम सफेद फास्फोरस को 573 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं प्यारे बच्चों अक्रिय वातावरण में, तो वो हमारा लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। और जो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है उससे कम क्रियाशील होता है। और जो लाल फास्फोरस होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि वो जो होता है वो ना जल में विलय होता है ना कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लाल फास्फोरस को गर्म करते हैं प्यारे बच्चों बंद ट्यूब के अंदर 803 केल्विन पे, तो प्यारे बच्चों जो हमको प्राप्त होता है वो लाल फास्फोरस होता है, जो कि सब यहाँ पे काला फास्फोरस प्राप्त होता है, जो लाल फास्फोरस से भी क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो सब छोड़िए, जबकि हम लोग सल्फर पढ़ रहे हैं, तो सल्फर का प्यारे बच्चों सल्फर हमको चट्टानों से ही प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जल में क्या है, अविलय है, जबकि इस कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है। लिखा होगा कहीं ना कहीं कि इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर जल में अविलय, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय हो जाता है। एवं यह यहाँ आप देखिए एल्कोहल में थोड़ा सा विलय होता है, अल्कोहल में अल्प विलय यानी थोड़ा सा ये विलय होता है। अब आपको ये याद रखना है कि सल्फर उष्मा का दुर्लभ चालक होता है। उष्मा का जब दुर्लभ चालक है तो ये कुचालक ही होगा विद्युत का। जब उष्मा का ये दुर्लभ चालक है तो क्या होगा, विद्युत का कुचालक साबित होगा। तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह सल्फर से नहीं होता है, यह भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इतना आपको सल्फर के बारे में कंफर्म हो गया। चलिए अब इसके गुण देख लेते हैं प्यारे बच्चों की, इसके गुण क्या है। तो सल्फर के गुण चलिए अब हम देखते हैं कि सल्फर के भौतिक गुण क्या है। तो सल्फर के फिजिकल गुण क्या है कि ये प्यारे बच्चों क्या होता है कि भिंगुर किस्म का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है,
क्या होता है आपको याद रखना है कि सल्फर जो होता है पीले रंग का भींगुर क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आपको ये लिखना है कि ये अनेक प्रकार के अपरूपता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों सल्फर के अनेक रूप अपरूप है, उसको ये दर्शाता है, क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ जीव जंतु हैं ऐसे जिन पे ये बुरा प्रभाव कर देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुछ मनुष्य मतलब मनुष्य पे ये बुरा प्रभाव उतना नहीं डालता है, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं उन पे ये बुरा प्रभाव डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला लिखिएगा इसका भौतिक गुण, इसका अब अगला भौतिक गुण लिखिएगा प्यारे बच्चों कि यह जल में विलय मतलब जल में ये अविलय तथा कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलय प्रकार का होता है, जबकि एल्कोहल में ये अल्प मात्रा में विलय होता है। तो ये इसके भौतिक गुण है जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप लोग आसानी से ये सब लिख सकते हैं कि यह जल में अविलय तथा कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है तथा यह एल्कोहल में ईथर में कम घुलनशील होता है। तो ये आप इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर यानी सल्फर के भौतिक गुण क्या है ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए अब सल्फर के उपयोग की बात किया जाए कि सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि सल्फर का उपयोग किसमें, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि सल्फर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में होता है ना। यहाँ पे सल्फर का उपयोग किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में सबसे ज्यादा होता है। इसका उपयोग माचिस उद्योग में, यहाँ पे देखिए आतिशबाजी में भी किया जाता है। किसका, सल्फर का उपयोग कहाँ पे, तो माचिस बनाने में और आतिशबाजी में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा कीटनाशक में भी किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि सल्फर को प्यारे बच्चों पहले के जमाने में कीटनाशक और दवाइयाँ बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। तो सल्फर का उपयोग आपको पता लग गया। प्यारे बच्चों एक बार बताइए। अब देखिए ऑक्सीजन की बात किया जाए, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। सल्फर हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन वर्ग 16 के प्रथम सदस्य है, ठीक है। ये क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक वर्ग में सभी सदस्यों में सबसे पहले आता है, क्योंकि क्या होता है वर्ग यहाँ पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है तो वर्ग ऊपर से अगर आप आवर्त ऊपर से अगर आप नीचे जाते हैं ना तो सबसे जो ऊपर एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगा, बाकी नीचे कम होता चला जाएगा। यानी जो सबसे टॉप पे रहेगा विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग 16 के प्रथम सदस्य ऑक्सीजन है, ठीक है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग के सभी सदस्यों में सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है, जो कि हमने आपको बता दिया। जबकि सल्फर के कितने होते हैं, +2 होता है, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए ऑक्सीजन जल में लगभग यहाँ पे याद रखना है कि 90% और वायु में इसका आयतन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/5 भाग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि ऑक्सीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, जल में लगभग 89% तथा वायु में इसका आयतन कितना होता है, 1/5 भाग होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो मेन पॉइंट आता है, मेन टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि कौन सी है, ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि कौन सी है, तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, इसकी प्रायोगिक विधि क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले एक हम क्या लेंगे, बर्नर लेंगे, ठीक है ना। बर्नर लेंगे और एक बंद प्रखनली ले लेंगे। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, बंद प्रखनली है, ठीक है। ये क्या है, बंद प्रखनली है। एगो बर्नर ले लेंगे, यानी ये स्टोव टाइप का मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे, और ये जो बंद प्रखनली है ना इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्टोव की सहायता से गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे और इसमें क्या क्या डाल के गर्म करेंगे, तो प्यारे बच्चों पोटेशियम क्लोरेट याद रखिएगा, K2 यहाँ पे KClO3 होता है, यहाँ पे याद रखना है केस, यहाँ आप देखिए ये जो पोटेशियम क्लोरेट होता है इसको, और प्यारे बच्चों मैग्नीज यहाँ पे डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको साथ मिला के इस प्यारे बच्चों बंद प्रखनली में डाल के और तब इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब गर्म होता है तो इसमें से वाष्प जाता है। जब ये गर्म होगा बर्नर की सहायता से, जब ट्यूब में डाल के कौन सा, तो पोटेशियम क्लोरेट प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिला के साथ में इस बंद प्रखनली में डाल के स्टोव के माध्यम से इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा प्यारे बच्चों, इस जल की सहायता से जाएगा और जल में आके यहाँ पे ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको आराम से कि इसको कैसे आप बना सकते हैं ऑक्सीजन, यानी कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे
यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखिएगा, जब लिखने की बात है तो जब हम बर्नर की सहायता से बंद प्रखनली के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को साथ मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं तो इसको गर्म करते वक्त जितनी भी वाष्प निकलती है, यानी जो वाष्प इसमें से निकलता है वो कहाँ पे जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जल में जाता है और जल की सहायता से ऑक्सीजन जाता है। यानी यहाँ पे याद रखने की इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा जाएगा डायरेक्ट जल में, और जल में क्या होगा, बुलबुला के रूप में यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आके यहाँ पे जमा हो जाएगा और यहीं से हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। तो यही होता है प्यारे बच्चों, क्या आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन बनाने की प्रायोगिक विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यानी जब हम यहाँ पे याद रखिएगा कि 2K ClO3 को जब हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2K Cl में ये टूट जाएगा और प्यारे बच्चों इधर क्या बचेगा, +O3 बचेगा, यानी हमारा ऑक्सीजन इधर बच जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, रिएक्शन भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आ जाइए कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण आखिर क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण कौन से हैं, तो ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन पारदर्शक गैस है ना। यानी ये ना रंगहीन है, मतलब रंगीन भी नहीं है, स्वादहीन इसका ना स्वाद है ना प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ना रंगीन है ना इसका कोई स्वाद है, ना प्यारे बच्चों पारदर्शी है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लिख देना है। ऑक्सीजन वायु की तुलना में, यहाँ पे याद रखने की ऑक्सीजन वायु की तुलना में कुछ भारी होता है, यानी ऑक्सीजन गैस जो होता है वायु की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। यह जल में कम मात्रा में विलय होता है, विलय है, तभी तो यहाँ देखिए जलीय जीवन यहाँ पे सांस लेते हैं। यानी आपको ये याद रखना है कि यह जल में कम मात्रा में विलय है, तभी तो जलीय जीव यहाँ पे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, इसके भौतिक गुण हो गए। अब ऑक्सीजन के उपयोग की बात करें कि ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, हम लोग के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है सांस लेने के लिए, अर्थात यहाँ देखिए प्राण वायु भी इसे कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्यारे बच्चों आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है, यानी धातुओं का जब भी निष्कर्षण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में प्रयोग होता है, ये तो आपको पता है कि ऑक्साइड बनाने तथा यहाँ आप देखिए ऑक्सीकरण के रूप में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे ऑक्सीजन का प्रयोग भी पूछता है तो आपको ये लिख देना है कि ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का प्रयोग, तो ऑक्सीजन सभी जीव जंतुओं के लिए, हम लोग के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए इसको वायु प्राणी मतलब यहाँ पे प्राण वायु गैस भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ देखिए धातु के निष्कर्षण में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, वेल्डिंग में ऑक्सीजन का प्रयोग, अस्पतालों में सिलेंडर के रूप में, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। प्यारे बच्चों कोरोना में यही सिलेंडर के लिए मारामारी हो रहा था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको पता है। ऑक्साइड बनाने में प्यारे बच्चों चाहे ऑक्सीकरण के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों वर्ग 16 जो होता है, यानी आवर्त जो 16 है उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 17 18 एक ही वीडियो में आएगा, उसके बाद से पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं जिनको समझ में आया है प्यारे बच्चों, जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। जितने भी सारे बच्चे फटाफट से इतना काम कर दीजिए, जितने सारे बच्चे फटाफट, सभी बच्चे ये काम जरूर कीजिएगा क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सभी बच्चे फटाफट ये काम कर दीजिए, सभी बच्चे फटाफट से। और आप लोग कोर्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों 499 में आप लोग कोर्स ले लीजिए, 499 में आप लोग कोर्स ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलने वाला है, साथ में प्यारे बच्चों गेस प्रश्न भी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट से ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मला पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।